बोलो इंडिया एक्सप्रेस चैनल के इस खास कार्यक्रम जिसमें हम संत जी के बोल पोल खोल संत जी के बोल, नियमित रूप से हम आपको इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए एक आश्रम में आते हैं और एक संत जी से आपकी परिचर्चा का श्रवण आपको लोगों को कराते हैं। तो देखिए, ये कानपुर नगर के धर्मंगतपुर गांव स्थित माँ पंथा देवी का दरबार है, जहां पर श्री श्री 108 रक्षानंद सरस्वती और पकड़ बाबा जो श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं वो यहाँ विराजमान हैं। और इस लोकतांत्रिक महाकुंभ में गुंडा, माफिया, बदमाश, संत और वक्ता, अभिनेता, सब सारे लोग किसी न किसी रूप से जुड़े हुए रहते थे। अब कुछ समय परिवर्तित हुआ है। चलिए आज इसी मुद्दे पर हम फक्कड़ बाबा जी से बात कर लेते हैं। देखिए, ये माँ पंथा देवी का दरबार है। ये बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ स्थल है और जहाँ पर फक्कड़ बाबा अपने इसी द्वार पर विराजमान हैं। महाराज जी, सबसे पहले बोलो इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से और बोलो इंडिया एक्सप्रेस से जुड़े हुए सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपको कार्यक्रम से जुड़ने के लिए शुभकामना। और हम ये जैसा कि हमने अभी दर्शकों को बताया कि इस लोकतांत्रिक महाकुंभ में एक समय एक ऐसा दौर था जहां डकैत, बदमाश, माफिया, गुंडे, संत और वक्ता, तमाम सारे अभिनेता ये किसी न किसी रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जुड़े रहते थे, जिसका चुनाव पर प्रभाव पड़ता था। कहते हैं जंगलों से डकैतों के फरमान जारी होते थे मतदाताओं के लिए। और इसी प्रकार से कहीं न कहीं जो धार्मिक वक्ता थे वो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर के अपने किसी खास प्रत्याशी के लिए अपीलें जारी करते थे। उसका तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं ने तभी बड़े बड़े आश्रमों में जाकर उनके महंतों से वार्ता की। तो आज का ये जो बदला हुआ दौर है, कहते हैं कि योगी राज में माफियाओं का लगभग समापन हो रहा है। अभी हाल की घटना में हालांकि वो एक स्वाभाविक मौत है जिस पर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं। हो सकता है जांच में कुछ निष्कर्ष भी आए। बहरहाल ये निष्पक्ष चुनाव कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए हितकारी साबित होगा। मेरा कहना तो भाई ये है कि अब सरकार तो कह रही है कि हम निष्पक्ष कराएंगे, लेकिन विपक्ष भी इससे खुश हो तब तो निष्पक्ष माना जाएगा। नहीं महाराज जी, यहाँ एक बात, अगर आप ये कह रहे कि वक्ता या महात्मा से फरमान जारी होते थे तो राम भद्राचार्य तो खुलेआम फरमान कर रहे हैं। देखो, राम भद्राचार्य सियासी बयान, देखो राम भद्राचार्य के बयान सियासी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक खास विचारधारा से वो प्रभावित दिखते हैं और खास विचारधारा का अपना एक एजेंडा है। वो एजेंडा वो अपने मुखर उससे एक जो, हालांकि संत को अच्छा नहीं है कि कटु वाणी नहीं कहनी चाहिए, सत्य भी आप बहुत व्यवहारिक ढंग से उसको समझाइए, ना कि इस तरह की सीधे ठेठ किसी के लिए आप जाति सूचक अपमानित करें। तो अब वो क्या है हम उसके बारे में नहीं कह सकते, वो स्वामी राम भद्राचार्य जाने। बहरहाल जो उत्तर प्रदेश में ये जो आप इस चुनाव में माहौल देख रहे हैं, ये किस तरह का देख रहे हैं? हाँ, यहाँ तो उत्तर प्रदेश का योगी सरकार की वजह से कुछ माहौल शांत है। और हालांकि माफिया तो नहीं है, लेकिन माफिया से जो मान ले छोटे बड़े भैया होते हैं वो भी तो काम करते हैं। देखिए, देखो ऐसा बड़े कहते हैं, एक बड़े बदमाश को बड़ा सबक दे दो तो छोटे शांत हो जाते हैं। तो अब छोटे जो अपराधी हैं वो गिड़गिड़ा रहे हैं थानों में जाकर के कि हमको जेल भेजो, नहीं तो ऐसा ना हो कि इनकाउंटर कर दें हमारा। तो एक भय ये बना हुआ है, ये भय बना और हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये माफिया विहीन चुनाव हो रहा है। माफिया जो बहुत ही बहुचर्चित थे
वो उनका लगभग अंत हो चुका है, लगभग कई बड़े माफियाओं का। और इधर जो माफिया हैं भी वो सत्ता की छतरी के नीचे अपनी वो बचाए हुए हैं, ऐसा भी है, ऐसा नहीं। जो माफिया भारतीय जनता पार्टी की छतरी के नीचे उनके ऐशगान कर रहा है, उसका कोई बाल बाका भी नहीं है। तो विधायक या सांसद राजा की ही गिनती में आता है, आज का राजा, क्योंकि सांसद जिले का राजा होता है। और एक और आपने सुना होगा कि अभी पिछली पंचवर्षीय में सभी सांसदों ने एक एक गोद गांव लिया था, गोद। किसी सांसद ने उस गांव गोद लिए वाले में कोई काम नहीं किया। तो आज के नेता जब इतने हद तक नकारा हैं, तो महाराज जी सरल स्वभाव के नेताओं को कौन मतदान करेगा, क्योंकि वो पार्टियां नहीं दे सकेंगे, वो मदिरा नहीं सर्व कर पाएंगे, वो और तमाम सारे ऐसे खर्चे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ अवसरवादी मतदाताओं को रिझाने के लिए होते हैं, जब वो नहीं कर सकते हैं तो ऐसे तो ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती कि हाँ इस दौर में सरल और सौम्य और बहुत ईमानदार आदमी नेता बन सके। तो आपने ये क्यों कह दिया कि ये माफिया नहीं हो सकते? जिसके पास धन है वो धन बल का प्रयोग करेगा, मदिरा बांटेगा, पैसा बांटेगा और गांव खरीदेगा, तो हम तो इसको निष्पक्ष नहीं मान सकते। नहीं तो ये यहाँ का एक ढर्रा बन गया है महाराज जी, समझे, इधर ये चुनाव का, क्योंकि कुछ ऐसे दल अस्तित्व में आए जिन्होंने इस फंडे का प्रयोग शुरू किया, फिर देखा देखी सभी उसको करने लगे। अब वो एक तरह से माहौल बन गया है, वातावरण बन गया है, जिसका तड़क भड़क का चुनाव है। जनता उसी तड़क भड़क के पीछे चौंधिया करके उसके पक्ष में जाती है और बाद में पछताती है। तो ये एक सच्चाई है आज के दौर में। मुझे तो नहीं लगता कि लोगों के लिए हितकर हो सकता है। नहीं, जब अब आप शांतिपूर्ण वातावरण को हितकर नहीं कहेंगे तो फिर हिंसक वातावरण को मतलब क्या कहा जा सकेगा? कई प्रकार का हिंसक होता है। आप एक प्रकार हिंसक समझते हैं कि केवल दमंग भय, यानी मारने वाला ही हिंसक नहीं होता। कुछ धन बल का प्रयोग करने वाले जिनके अधिकार में प्रशासन तक आ जाता है और चुनाव आयोग तक आ जाता है, तो इसे हम क्या कहें, ये भी हिंसक है? नहीं, हिंसक है महाराज। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि उसमें आप कमतर देख रहे हैं या आपके हिसाब से वो वातावरण नहीं है जिसकी बात की जा रही है? अब आज के युग का तो समता है भाई, हाँ, लेकिन जो हमारी नज़रिया है देखने की या सोचने की, तो उस तरह का तो समता नहीं है। लेकिन जो अभी पिछले चुनावों से देखा जाए, कई सरकारें हुई, उन सरकारों के माध्यम से देखा जाए तो भाई इस पर बिल्कुल शांतिमय चुनाव हो रहा है। तो चलो, बहुत अच्छी आपने एक अद्भुत की, और ऐसा ही वातावरण बना रहे, प्रशासन मुस्तैदी से अपना कार्य करे, निर्वाचन आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ मतदान करवाए, इसके बाद जो भी निष्कर्ष आए वो मुझे लगता है जनता के लिए हितकर होगा और इस लोकतंत्र को मजबूती देगा। इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और फिर किसी खास चर्चा पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।